नमस्कार दोस्तों। चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि शेयर बाजार से पैसा बनाना कोई जादू है, लेकिन सच तो ये है कि कुछ लोग लगातार अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं, जबकि बाकी लोग खैर सब कुछ गंवा बैठते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम बेंजामिन ग्राहम के वैल्यू इन्वेस्टिंग सिद्धांतों को डिकोड करने वाले हैं। यहाँ रातों रात अमीर बनने की किसी झूठी स्कीम पर नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिकने वाली संपत्ति बनाने के सबसे सॉलिड और आजमाए हुए फ्रेमवर्क पर बात होगी। देखिए, सबसे बड़ी गड़बड़ आखिर होती कहाँ है? बहुत से लोग शेयर बाजार को बस एक कसीनो मान लेते हैं। पैसा लगाया और उम्मीद की कि रातों रात डबल हो जाएगा। लेकिन सच कहूं तो असली निवेश बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये किसी जुए का अड्डा नहीं है। सच्ची वेल्थ बिल्डिंग एक बहुत ही धीमी और यूं कहें कि एक ऑर्गेनिक प्रक्रिया है। जैसे एक बीज बोकर उसके पेड़ बनने का धैर्य के साथ इंतजार किया जाता है। ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि अनुशासन का नतीजा है। तो इस सफर में किन मुख्य चीजों पर चर्चा होगी, जल्दी से देख लेते हैं। हम निवेश और सट्टेबाजी के बीच का फर्क समझेंगे, मिस्टर मार्केट के मनोविज्ञान को हैंडल करना सीखेंगे, डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग निवेशकों के तरीके देखेंगे, और आखिर में निवेश की दुनिया के सबसे अहम टूल मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर बात करेंगे। सेक्शन 1, इन्वेस्टिंग वर्सेस स्पेक्यूलेशन, यानी बुनियादी नियमों को परिभाषित करना। संपत्ति बनाने की शुरुआत ही इस बात से होती है कि हम इन दो बिल्कुल अलग वित्तीय गतिविधियों के बीच के उस बड़े और साफ अंतर को गहराई से समझ लें। असल में इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है सच्चा निवेश, जहां किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले उसका गहराई से विश्लेषण किया जाता है, और जहां निवेशक के मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट की सुरक्षा सबसे ऊपर होती है। और दूसरी तरफ है सट्टेबाजी यानी स्पेक्यूलेशन, जहां लोग बस ट्रेंड्स, अफवाहों या दूसरों की देखा देखी हाई रिस्क दांव लगाते हैं। इसी बात पर बेंजामिन ग्राहम का एक बहुत ही शानदार कोट है। उनका मानना है कि एक असली निवेश ऑपरेशन वो है जो पूरे विश्लेषण के बाद मूलधन की सुरक्षा और एक पर्याप्त रिटर्न का वादा करे। और ये बात बिल्कुल सटीक है। सोचिए, अगर किसी निवेशक का 50% पैसा डूब जाए, तो वापस उसी जगह पर आने के लिए उसे अपने बचे हुए पैसे पर 100% का भारी मुनाफा कमाना होगा। है ना हैरानी की बात? इसीलिए पूंजी बचाना ही सबसे पहला नियम है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सेक्शन 2, मिस्टर मार्केट को नेविगेट करना। बाजार में भावनाओं के इस भारी उतार चढ़ाव को संभालना असल में एक कला है। थियरी से थोड़ा आगे बढ़ें तो बाजार के मनोविज्ञान को समझना बेहद जरूरी है। ग्राहम ने इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया है। उन्होंने शेयर बाजार को मिस्टर मार्केट नाम का एक काल्पनिक बिजनेस पार्टनर मान लिया। अब कल्पना कीजिए कि ये मिस्टर मार्केट एक बहुत ही मूडी इंसान है। एक दिन वो इतना जोश में होता है कि बहुत ऊंचे दाम पर शेयर बेचने की जिद करता है, और अगले ही दिन किसी छोटी सी बुरी खबर से घबराकर सब कुछ कौड़ियों के भाव बेचने को तैयार हो जाता है। यही है मार्केट वॉलेटिलिटी, यानी बाजार की अस्थिरता। ये जो रोजमर्रा के इरैशनल मूड स्विंग्स है ना, ये असल में भीड़ के बेतहाशा उत्साह या गहरी निराशा का नतीजा होते हैं। कंपनी की असली वैल्यू से इनका कोई लेना देना नहीं होता। तो इससे हम क्या सीखते हैं? यही कि एक समझदार निवेशक अपना खुद का स्वतंत्र दिमाग लगाता है। वो मिस्टर मार्केट को अपना बॉस नहीं मानता। जब मिस्टर मार्केट डरा हुआ हो, तब खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए, और जब वो हद से ज्यादा उत्साहित हो तो बस उसे इग्नोर कर देना चाहिए। इस सही माइंडसेट के साथ अब हम दो व्यावहारिक रास्तों में से पहले रास्ते की बात करेंगे, सेक्शन 3, द डिफेंसिव इन्वेस्टर, यानी वो पैसिव तरीका जो बिना ज्यादा उलझन के काम करता है। ये जो डिफेंसिव या रक्षात्मक रणनीति है ना, इसका पूरा फोकस एक ही चीज पर है, मानसिक शांति। ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो अपनी फुल टाइम जॉब या बिजनेस में बिजी हैं और रोज रोज स्क्रीन देखकर स्ट्रेस नहीं लेना चाहते। इस रणनीति में क्या होता है? एक बहुत ही सिंपल 50-50 रूल। अपनी पूंजी का आधा हिस्सा हाई ग्रेड स्टॉक्स या इंडेक्स फंड्स में और बाकी आधा सुरक्षित बॉन्ड्स में लगा दिया जाता है। बस बिना ज्यादा समय दिए एक स्थिर वेल्थ बनाने का ये बेहतरीन तरीका है। लेकिन रुकिए, अगर कोई इस डिफेंसिव अप्रोच में भी अलग अलग कंपनियों के शेयर चुनना चाहे तो क्या होगा? सच कहूं तो इसके नियम बहुत बहुत सख्त हैं। कंपनी के पास पिछले 10 सालों की लगातार पॉजिटिव अर्निंग्स होनी चाहिए, और कम से कम पिछले 20 सालों तक बिना रुके डिविडेंड देने का रिकॉर्ड। सुनने में मुश्किल लगता है ना, लेकिन इसका एक बहुत ठोस कारण है।
20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ये साबित करता है कि उस कंपनी ने बड़ी मंदियों, आर्थिक संकटों या भारी मंदी जैसी स्थितियों को भी झेला है। तो ये था पहला तरीका। अब बढ़ते हैं दूसरे रास्ते की ओर। सेक्शन 4, द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ये उन लोगों के लिए है जो बाजार में अपना समय और अपनी पूरी ऊर्जा झोंकने को तैयार हैं। एंटरप्राइजिंग, या यूं कहें कि एक उद्यमशील इन्वेस्टर का नजरिया काफी एक्टिव और अग्रेसिव होता है। वो चुपचाप पूरा इंडेक्स फंड खरीदकर नहीं बैठता। इसके बजाय वो अपना काफी समय रिसर्च में लगाता है। उसका काम ही है बाजार की गलतियों को पकड़ना, यानी उन शानदार कंपनियों को खोजना जिनकी कीमत बाजार ने गलती से बहुत कम लगा रखी हो। ये अप्रोच पूरी तरह से एक चैलेंज की तरह है, जिसमें डीप फाइनेंशियल एनालिसिस की जरूरत होती है। ऐसे में किसी कंपनी की असली सेहत जांचने के लिए ये एक्टिव इन्वेस्टर्स एक बहुत ही रिपीटेबल प्रोसेस फॉलो करते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 कदम होते हैं। पहला, कंपनी की आर्थिक स्थिति और उस पर लदे कर्ज की बारीकी से जांच करना। दूसरा, ये देखना कि उनकी कमाई में कितनी स्थिरता है। और तीसरा, उस कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ की क्या संभावनाएं हैं। ये 3 स्टेप्स मिलकर कंपनी और मैनेजमेंट की पूरी तस्वीर साफ कर देते हैं। अब इस स्लाइड को देखिए। जब इन थ्योरीज को शेवरॉन या इंटेल जैसी रियल वर्ल्ड कंपनियों पर अप्लाई किया जाता है तो असल सच्चाई सामने आती है। हम देख सकते हैं कि हवाई दामों की बजाय सारा फोकस ठोस डेटा पर है। सालाना बिक्री, एसेट्स, लाइबिलिटीज और कर्ज। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स ठीक इसी तरह बैलेंस शीट और नंबर्स के समंदर में गोता लगाते हैं ताकि कंपनी की बुनियाद परखी जा सके। और अब हम पहुंचते हैं उस सबसे अहम कॉन्सेप्ट पर जो इस पूरे फ्रेमवर्क की जान है। सेक्शन 5, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी जोखिम को कम करने का सबसे अल्टीमेट टूल। चाहे तरीका डिफेंसिव हो या एंटरप्राइजिंग, ये एक नियम सब पर लागू होता है। तो आखिर ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है क्या? आसान भाषा में कहूं तो ये किसी भी कंपनी की असली कीमत और उस शेयर को खरीदने के लिए चुकाई गई कीमत के बीच का अंतर है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई एक ऐसा पुल बना रहा हो जो 10,000 किलो का वजन आराम से उठा सके, भले उस पर से गुजरने वाली गाड़ियों का वजन सिर्फ 3,000 किलो ही क्यों ना हो। ये एक्स्ट्रा बफर ही है जो भविष्य की गलतियों और बाजार के अचानक आने वाले झटकों से बचाता है। अब थोड़ा गणित पर आते हैं। इस 22.5 के नंबर को डिकोड करते हैं। पीई यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो बताता है कि मुनाफे के लिए क्या कीमत दी जा रही है, और पीबी यानी प्राइस टू बुक बताता है कि कंपनी की एसेट्स के लिए क्या चुकाया जा रहा है। ग्राहम के हिसाब से एक सुरक्षित कंपनी के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट यानी गुणनफल कभी भी 22.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये वो लक्ष्मण रेखा है जो किसी को भी जोश में आकर हद से ज्यादा कीमत चुकाने से रोकती है। और ये 8.5 क्या है? देखिए, बाजार को हमेशा भविष्य की ग्रोथ के बड़े बड़े सपने देखने की आदत होती है, लेकिन ग्राहम के फॉर्मूले में ये 8.5 की संख्या एक ऐसी कंपनी का बेसलाइन पीई रेशियो तय करती है जिसमें बिल्कुल कोई ग्रोथ न हो, एकदम जीरो ग्रोथ। ये छोटा सा नंबर उम्मीदों को आसमान से उतारकर वापस जमीन पर ले आता है ताकि कोई भी असंभव विकास दर के झांसे में ना फंसे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सच्चाई तो ये है कि बाजार में कोई भी हमेशा 100% सही नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। इसीलिए इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी को काम करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन यानी अलग अलग जगह निवेश करने की जरूरत होती है। जब सुरक्षा के एक सख्त मार्जिन के साथ अलग अलग सेक्टर्स और एसेट्स में पैसा लगाया जाता है तो कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए सुरक्षित हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन सच में बहुत शक्तिशाली है। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण के बाद एक ही बात सामने आती है कि इस वित्तीय दुनिया को सफलतापूर्वक नेविगेट करने के लिए वो रणनीति चुननी होगी जो जोखिम सहने की क्षमता और उपलब्ध समय के साथ सबसे अच्छी तरह मेल खाती हो। तो अंत में सवाल यह है, निवेश के इस सफर में सही रास्ता कौन सा होगा? डिफेंसिव निवेशक की मानसिक शांति या फिर एक एंटरप्राइजिंग निवेशक का कठोर परिश्रम? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर वेल्थ क्रिएटर को गंभीरता से सोचना चाहिए।